नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित। कक्षा 9 की ज्योग्राफी पार्ट 6। इसमें आज हम चर्चा करेंगे जनसंख्या कितनी महत्वपूर्ण है। जनसंख्या विस्फोट क्या है, बढ़ती जनसंख्या, घटती जनसंख्या, कब जनसंख्या घटी, कब और बढ़ी, कब संतुलित रही, इन सभी टॉपिक को लेकर आज चर्चा करेंगे। आकार क्या है, वितरण क्या है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, इन सभी टॉपिक को लेकर हम चर्चा करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आप किसी को पीडीएफ की ज़रूरत है, आप पढ़ना चाहते हैं, यहाँ ये परीक्षा बाद में फिर नोट डाउन करना चाहते हैं, तो आपके लिए पीडीएफ हम अवेलेबल करा देंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को शेयर करें। आपके एक शेयर से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो आज हम जनसंख्या को लेकर आए हैं, तो जनसंख्या की बात करेंगे। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग और सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका योगदान होता है? मानव का। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं, तभी वो आपदा बनते हैं। इसीलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है। क्या है? जनसंख्या एक आधारी तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन आपदा विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी जनसंख्या वितरण, वृद्धि, विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए ये जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ और कैसे रहते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अभी जानेंगे। उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनगणना से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या के संबंधित 3 प्रमुख विचार करेंगे, यानी जनसंख्या का आकार एवं वितरण। क्या? जनसंख्या का आकार एवं वितरण। लोगों की जनसंख्या कितनी है और वे कहाँ निवास करते हैं, इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। जनसंख्या वृद्धि एवं विकास परिवर्तन की प्रक्रिया। क्या है? जनसंख्या वृद्धि एवं विकास, जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि और इसके परिवर्तन कैसे हुआ। समय के साथ बढ़ते बढ़ते जनसंख्या में वृद्धि हुई और ये परिवर्तन जो वृद्धि हुई कैसे हुई, इसको हम देखेंगे। जनसंख्या गुण व विशेषताएं, मतलब जनसंख्या के गुण या विशेषताएं। उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है, इस चीज़ को लेकर हम जानेंगे। तो आइए बात करते हैं जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार संख्या के आधार पर वितरण। इसके आधार पर? जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी। कब? मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या, जो कि विश्व की 17.5% थी। ये 12.1 करोड़ लोग
भारत के 32.8 कितना 32.8 वर्ग किलोमीटर की विश्व के स्थलीय यानी 2.4% के विशाल क्षेत्र के असमान रूप से वितरित हुए। ये चीज़ें हम देखते रहे हैं और देखेंगे। जनगणना एक नज़र डाल लेते हैं कि एक निश्चित समयांतराल के जनसंख्या के आधिकारिक जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की क्या हुआ कि भारत में 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। शुरुआत 1872, संपूर्ण 1881। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक जनगणना आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? अगर देखी है तो अच्छी बात है, मैं आपको बताता रहूँ। जनसंख्या शेष विश्व, ये जो दिखा रहा है, ये इतना भाग जो है, ये भाग शेष विश्व है 82.5। इतने भाग में भारत कितना है? 17.5%। समझ रहे हैं आप? 17.5%। फिर देखते हैं कि ये जो दिया है, ये क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल में हमारा कितना है? इतना है, मात्र इतना, ये 2.4%। 97.6% अन्य विश्व है। हम समझ रहे होंगे कि हमारे पास क्षेत्रफल बहुत कम है जबकि जनसंख्या उससे बहुत ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। वे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। इसकी आबादी भारत की कुल आबादी का 5.5% है। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण, किसके आधार पर? अभी मैंने संख्याओं के आधार पर बात की थी, अब बात करेंगे घनत्व के आधार पर। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण को बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व में अधिक है। केवल बांग्लादेश, जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। किसका? बांग्लादेश का और जापान का। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कितना है। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 प्रति व्यक्ति किलोमीटर था। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व वितरण को दर्शाता है। ये चित्र जो है इसको हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में 16% क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिया गया है कि अभी मैंने चर्चा की है किसमें कितना परसेंट है। ये आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। महाराष्ट्र में 9%, बिहार में 9%, पश्चिम बंगाल 8%, मध्य प्रदेश 6%, तमिलनाडु 6%, राजस्थान 6%, कर्नाटक 5%, गुजरात 5%, उड़ीसा 3%, केरल 3%, झारखंड 3%, असम 3%, पंजाब 2%, हरियाणा 2%, छत्तीसगढ़ 2%, दिल्ली 1%, जम्मू कश्मीर 1%, उत्तराखंड 1%, अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो 2% में हैं। ये हमारा मैप है 2011 के जनगणना के अनुसार कहाँ किसकी जनसंख्या है और 250 से कम
प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जो इतना है, जहाँ जहाँ हरा भाग है ये सभी देखते हो। यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि नोट में दी हुई आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पुनः 5/8/2019 यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर की लद्दाख में विभाजित किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ध्यान देंगे। 250 व्यक्ति किलोमीटर से कम जनसंख्या वाले घनत्व राज्यों के नाम बताइए। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाई क्षेत्रों का विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 मीटर से भी कम है और क्यों? असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव से कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि की चर्चा करेंगे। जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य निवासियों की जनसंख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार की व्यक्त किया जाता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। प्रतिवर्ष प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिवर्ष 2% की दर अधिक है कि दिए गए होता है कि मूल जनसंख्या के प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई। सारणी 6.1 देखते रहें, ध्यान देते रहें। 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है कि 1951 में 3610 लाख थी, 3610 लाख थी, से 1981 में 6883 लाख हो गई। किंतु 1981 में से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर कब कमी आई? 1981 में तेजी से कमी आई। केवल 1990 में कुल जनसंख्या 1820 लाख वृद्धि हुई। इतनी बड़ी आबादी वृद्धि इससे पहले कभी नहीं। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है, तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि की दर में
कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 यानी 2045 तक भारत चीन के पीछे छोड़कर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या आबादी वाला देश बन सकता है। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया देखिए। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु तथा परिवार। जन्म दर मृत्यु दर के बीच अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में कितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। ये वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। रिवर्स है, मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया है एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा चक्र प्रवास, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन ये एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का विकर्षण प्रभाव रोजगार वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आधार को ही नहीं करता बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो कि 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। एक दशक के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। आयु संरचना, किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वाले वहाँ के किसी आयु समूह के लोगों की संख्या को बताता है। इस जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की जनसंख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी, सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को निर्धारित कर होती है। किसी राष्ट्र की आबादी सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है, यानी 15 वर्ष से कम, 15 वर्ष से 59 वर्ष। 15 वर्ष से कम जो होते हैं क्या होते हैं, आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते, इनको भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता होती है। वयस्क क्या होता है, 15 से 59, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील तथा या जनसंख्या कार्यशील वर्ग होते हैं। 59 से अधिक जो होते हैं, 59 वर्ष से अधिक, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य करते हैं, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती। क्या होता है कि बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत संख्या जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते। भारत की जनसंख्या में इन 3 समूहों के अनुपात को
होता है। देखेंगे लिंग अनुपात। प्रतिवर्ष प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की लिंग को अनुपात कहा जाता है। ये जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता, ऐसा क्योंकि होता है, पता लगाएं। साक्षरता दर। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्ट केवल एक ही शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास कार्य के लिए कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी। आर्थिक 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भाषा को समझकर लिखकर पढ़ सकता है, उसे साक्षर श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80% पुरुष, 64.6% महिला। ये अंतर क्यों है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताते रहें। व्यवसायिक संरचना पढ़ें तभी बता पाएंगे। व्यवसायिक संरचना क्या है? आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को कम करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक एवं इनमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएँ शामिल हैं। द्वितीय में क्या होता है? उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। तृतीय में क्रियाकलापों सेवा, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएँ शामिल हैं। विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात बहुत अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में व्यवसाय परिवर्तन हुआ है। स्वास्थ्य चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रम के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1951 प्रति 1025 थी, 2011 में घटकर 7.2 रह गई। औसत आयु के अनुसार महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 पर लोगों को उपलब्ध है। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। किशोर जनसंख्या देख लेंगे। किशोर जनसंख्या की भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर
जनसंख्या का आकार है। ये भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों कम वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित पड़ी रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा उसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है, चर्चा हम कर लेंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है? परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने में शिशु मृत्यु दर के प्रति 1030 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उन प्रमुख भाग के रूप में की है जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इन नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों में प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की संरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहन करना है। किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध कराना, बाल विवाह को रोकने की कानून सुदृढ़ करना। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। अभ्यास देख लेंगे, अभ्यास प्रश्न देख लेंगे आप लोग और इन पर लिखेंगे, ध्यान दें, क्वेश्चंस लिखेंगे कि संक्षेप में उत्तर देंगे, इनके अपने आंसर राइटिंग करते रहेंगे। तो आज कक्षा 9 की ज्योग्राफी समाप्त हुई है और कल से कक्षा 10 का पहला चैप्टर आपके समक्ष होगा। आप लोग इसकी प्लेलिस्ट है, अगर किसी को भी ज़रूरत है पूरी प्लेलिस्ट तो उसे प्लेलिस्ट में जा कर के शेयर कर दें। खासकर एक ही वीडियो आपको ज्योग्राफी जो आज तक कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक कराया है, प्लेलिस्ट में टोटल हैं। एक एक वीडियो देखते रहें, जो बाद में आए हैं, जो बीच से देख रहे हैं, बीच से ना देखें, समझ नहीं आएगा, शुरुआत से देखें। और जिनको लगता है कि कक्षा 6 से 8 तक की एनसीईआरटी ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो वो उनकी समझ है। वैसे कक्षा 6 से ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ना आवश्यक है। बहुत सारे टॉपिक अच्छे मिलते हैं। धन्यवाद।